आज की कक्षा में हम लोग पहले शुरुआत कर रहे हैं गैर सरकारी संगठनों की। पिछले क्लास में हमने बात की थी ना कि विकास प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं, प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद पार्टिसिपेशन है, फिर इनोवेशन है। तो उस हर चरण में एनजीओ और एसएचजी या बाकी जो संस्थाएं हैं उनकी भूमिका कैसे होती है उस पर बात करनी है। दूसरा कि एनजीओज के वाला जो सेगमेंट है उसमें एक मुद्दा अभी चर्चा में है लगातार कई वर्षों से, इस बार भी चर्चा में आ गया है। सरकार ने 2 एनजीओ के लाइसेंस, एक तो वर्ल्ड विजन इंडिया और एक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, दोनों के जो एफसीआरए लाइसेंस हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत विदेशी जो अंशदान लेते हैं वो, उन लाइसेंस को रद्द कर दिया है अभी हाल फिलहाल। इसके अलावा पहले भी कई एनजीओज के लाइसेंस रद्द किए गए थे या उनका जो नवीकरण होता है, रिन्यूअल, वो रिन्यूअल नहीं हो पाया है। तो वह मुद्दा एक बहुत गंभीर मुद्दा उभर कर आया है सामने हाल के वर्षों में। एनजीओ से आने वाले समय में प्रश्न वहाँ से पूछे जा सकते हैं, बहुत स्वाभाविक है। दूसरा कि जो उसका ढांचागत रूप है, संरचनात्मक, उस पर भी हमें विचार करने की ज़रूरत है कि एनजीओ होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनजीओ को कैसे मान्यता मिलती है और क्या किस तरह से एनजीओ बनाए जाते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है और उसके बाद फिर कैसे वो कार्य करते हैं, इस तरह की बात उसमें करने की ज़रूरत होती है। तो एनजीओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी एक इकाई है, उसकी अपनी एजेंसी है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सुना होगा, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यूएन का जो चार्टर है उसका अध्याय 10 और उसमें अनुच्छेद 71 यह डिफाइन करता है कि एनजीओ क्या है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आईजीओ, उससे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अलग हैं, उसी यूएन की परिभाषा जो अनुच्छेद 71 में है अध्याय 10 के, वहीं से निकल कर आती है। और यूएन यह कह रहा है कि जैसे अंतर सरकारी या अंतर्राज्यीय का मतलब कि वो सरकारें हैं जो आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नॉन गवर्नमेंटल का मतलब ही हो गया कि दोज विच आर नॉट ऑफ द गवर्नमेंट और दे डू नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट, तो निजी संस्थाएं हो गई। तो यूएन यह कह रहा है कि एनजीओ जो है वो एक निजी संगठन है जो जितने लोग हैं जो दुख पीड़ित हैं उनका, उनकी सफरिंग, उनके दुख को समाप्त करना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, आय की विषमताएं दूर करनी है, ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं और उनको कहा जाता है गैर सरकारी संगठन या निजी संगठन है। इस आधार पर यूएन उसको डिफाइन करता है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक यह कहता है कि सिविल सोसाइटी संगठन है ये, सिविल समाज संगठन कहे जाते हैं। और वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि चूंकि बाजार अलग काम कर रहा है, राज्य अलग काम करता है और जो एनजीओज हैं वो चूंकि सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं, इसको वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सिविल समाज संगठन जो होते हैं वो थर्ड सेक्टर कहे जाने चाहिए, तृतीय क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र हो गया सरकारी, दूसरा हो गया बाजार और तीसरा हो गया गैर सरकारी संगठन कह लें, या कुल मिलाकर कहें तो सिविल समाज संगठन है। अगर याद होगा तो हम लोगों ने एक क्लास में पढ़ा है सामाजिक पूंजी, तो सामाजिक पूंजी संगठन भी सिविल समाज संगठन होते हैं या सिविल समाज संगठनों का कार्य होता है सामाजिक पूंजी के आधार को बड़ा करना। इस तरीके से एनजीओ का इंट्रोडक्शन अगर हम लिखना चाहें या देना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं। सामान्य रूप से कहा जाएगा कि एक एनजीओ एक स्वयंसेवी संगठन है, स्वतः लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन है जो समाज के विकास के लिए अलग अलग तरह का कार्य करता है, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या पर्यावरण का संरक्षण हो, किसी भी तरह का ऐसा कार्य होगा उसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और स्वयंसेवी संगठन बनकर वो कार्य करते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके एटीट्यूड, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक आयामों को सभी को प्रभावित करती है। वैयक्तिक रूप से भी प्रभाव डालती है, सांस्कृतिक रूप से भी डालती है और सामाजिक रूप से भी डालती है। और तीनों का एक समेकित प्रभाव हमारे सामने उभर कर आता है। ये सारी बातें हम लोग आगे आगे भी चर्चा कर रहा हूँ। पहले जो उसकी भूमिका है
वह पहले हम लोग लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। गैर सरकारी संगठन है इसमें पहले एक परिभाषा लिखी कि साधारण अर्थ में गैर सरकारी संगठन स्वयंसेवी संगठन है। साधारण अर्थ में गैर सरकारी संगठन स्वयंसेवी संगठन है जो सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 10 के अनुच्छेद 71 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा गैर सरकारी संगठनों को परामर्शी संगठनों का दर्जा दिया जाता है। गैर सरकारी संगठनों को परामर्शी संगठनों का दर्जा दिया जाता है। इसी आधार पर ऐसे संगठन अंतर सरकारी संगठनों से अलग होते हैं। इसी आधार पर ऐसे संगठन अंतर सरकारी संगठनों से अलग होते हैं। अतः इस परिभाषा के अनुसार गैर सरकारी संगठन ऐसे निजी संगठन हैं जो समाज में विभिन्न समूहों के दुखों के निवारण, निर्धन जनसंख्या के हितों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक प्रगति के लिए कार्य करते हैं। गैर सरकारी संगठनों को सिविल समाज संगठन भी कहा जाता है। सिविल समाज संगठन भी कहा जाता है। विश्व बैंक के अनुसार सिविल समाज संगठन ऐसे समूहों को कहा जाएगा जो
ऐसे समूहों को कहा जाएगा जो सरकार अथवा राज्य और बाजार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। बाजार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। इस कारण इन्हें तृतीय क्षेत्र की संज्ञा दी गई। जैसे ये पहला क्षेत्र हो गया, ये दूसरा क्षेत्र हो गया, इन्हें तृतीय क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। सिविल समाज संगठनों का उद्देश्य सिविल समाज संगठनों का एक उद्देश्य सामाजिक पूंजी के आधार को बड़ा करना भी है। सामाजिक पूंजी के आधार को बड़ा करना भी है। राइट, आधार को बड़ा करना भी है। दोबारा कर लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गैर सरकारी संगठनों की वास्तविक उत्पत्ति हुई थी। गैर सरकारी संगठनों की वास्तविक उत्पत्ति हुई थी और 1970 के दशक और उसके बाद 1970 के दशक और उसके बाद विश्व स्तर पर, भारत सहित विश्व स्तर पर इनकी संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इनकी संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। देखना है गैर सरकारी संगठन और सामाजिक न्याय के बीच क्या संबंध। ये हो गया पर्सनल। यह है स्ट्रक्चरल। संरचनात्मक। यह है कल्चरल। सांस्कृतिक। और यह हो गया फैक्ट या प्रभाव। पर्सनल बिलीव्स, एटीट्यूड्स एटसेट्रा। तो क्या हो गया प्रचलित, मानक, नैतिक मूल्य आदि। और क्या हो गया सामाजिक संगठन या संस्थाएं। जब व्यक्ति के वैयक्तिक विश्वास, व्यक्ति के अपने विश्वास या अभिवृत्ति को प्रभावित कर रहा है, समाज के संगठनों संस्थाओं को प्रभावित कर रहा है और सांस्कृतिक स्तर पर जो नैतिक मानक हैं या नैतिक मूल्य हैं उनको प्रभावित कर रहा है, तो निश्चित रूप से समाज के सभी लोग
एकजुट होने के चांसेस उसके बढ़ते हैं। तो एक कोहेशन, आपस में जुड़ने वाला वाली एक परिस्थिति का निर्माण होगा, तो कहा जाएगा सोशल कोहेशन। सामाजिक ससंजन कहें, आपस में जुड़ गए वो। जब सामाजिक ससंजन होगा, तो बहुत स्वाभाविक है कि संघर्षों में कमी होगी। तो इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। समाज में संघर्षों में कमी, कैसे कमी होगी तो क्या बनेगा? सामाजिक पूंजी, सामाजिक पूंजी का आधार बड़ा होगा। और इससे क्या होगा? मानव पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, और यह विकास की तरफ, विकास और समृद्धि क्या ले जाएगा? संसाधनों का वितरण। ये हो गया आर्थिक न्याय, और अंतिम रूप से हो गया इस तरीके से हम एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। देख लीजिए क्या है। ये है हमारा इंटर रिलेशनशिप, गैर सरकारी संगठन क्या काम करते हैं। गैर सरकारी संगठनों से सबसे पहला कार्य क्या होगा कि वैयक्तिक स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर उसकी अभिवृत्तियों को, विश्वास को परिवर्तित कर सकता है, सकारात्मक बना सकता है। उसी तरह संस्कृति में प्रचलित जो मानक हैं या जो नैतिक मूल्य हैं उनको सुधारेगा। इसके साथ साथ जो समाज की संरचनाएं हैं, संस्थाएं, संगठन हैं, उनको सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसका प्रभाव होगा कि समाज के लोग आपस में जुड़ेंगे और उसको कहा जाएगा सामाजिक ससंजन। जैसे ससंजन की स्थिति बनती है तो उससे संघर्षों में कमी होती है। संघर्षों में कमी का अर्थ होता है कि सामाजिक पूंजी का आधार बड़ा हो रहा है, और सामाजिक पूंजी जब अधिक होगी तो स्वाभाविक है कि मानव पूंजी के निर्माण की जो दर है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण होगा। राइट? जैसे मानव पूंजी निर्माण बढ़ता है, वैसे आर्थिक विकास और समृद्धि की संभावनाएं या उसकी दर बढ़ती है। जब आर्थिक समृद्धि होगी तभी हम संसाधनों का वितरण कर पाएंगे और हम आर्थिक न्याय देकर अंतिम रूप से उस व्यक्ति या समुदाय को सामाजिक न्याय दे सकते हैं।